इसी साल सिलेक्शन चाहिए हर हाल में, तो आप आरओ पर फोकस करें। अभी भी प्रीलिम्स निकालने के लिए पर्याप्त समय है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको लेकर हम डाउट में रहते हैं कि यार इसका आंसर ठीक होगा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसी। प्रशासनिक शब्दावली है, मुहावरे हैं, कंप्यूटर वाला पोर्शन है जो कि रटने वाला पोर्शन है। अगर आप केवल समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहे हैं तब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे लिखना इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ रविकांत सर हैं, जिनका यूपीपीसी से जो आरओ 2021 की परीक्षा हुई थी उसमें 4th रैंक के साथ समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर आए थे, तो वहाँ से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग के उठाए हैं जिसका जवाब हम सर से जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। सर हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू विहांशु भाई। सर आपकी जर्नी मतलब पीसीएस की कब से स्टार्ट हुई? कितने अटेम्प्ट्स आपने पीसीएस के दिए या फिर आरओ में कितने अटेम्प्ट्स आपने लिए? देखिए, पीसीएस या फिर आरओ एग्ज़ाम के अटेम्प्ट की बात करें तो मैं काफ़ी टाइम से तैयारी करता चला आ रहा था। पहले मैं बैंक, एसएससी ये सारे एग्ज़ाम भी देता रहा था, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी देता रहा था। अब होता क्या है, ये इन सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस जो हैं थोड़ा अलग अलग है, तो अलग अलग सिलेबस होने की वजह से एक एग्ज़ाम पर अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो फिर मुझे किसी ने बताया या फिर जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे सलाह दी कि जो सेम सिलेबस वाले एग्ज़ाम हैं उन्हीं पर फोकस करें। तो उसके बाद में मैंने यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी वगैरह के एग्ज़ाम पर फोकस किया। तो स्टार्टिंग में मेरे प्रीलिम्स वगैरह भी नहीं निकल रहा था। 2017 में मेरा पहली बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकला। उसके बाद में मैंने क्या कहते हैं पीसीएस के कई सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। 17, 18, 19, 20 यानी कि 22 तक मैंने जो है लगातार पीसीएस का मेंस दिया। इसी दौरान मैंने 2017 वाला समीक्षा अधिकारी का मेंस भी दिया था, जिसमें केवल 1 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रहा था। 2016 वाला भी दिया था, उसमें भी कुछ नंबर से रहा था। और फाइनली 2021 में मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और इससे पहले यूपीएससी के द्वारा जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कराया गया था उसमें भी मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पर आए हैं, हाँ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चंस अगर प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स के एग्जाम में और आरओ में? दोस्तों यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज लेकर आया है। यदि आप लोग का टारगेट यूपीएससी 2026 है तो आप लोग के लिए संकल्प 3.0 बैच है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है, और टाइटन बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो जिसका फीस अभी 11,999 रुपये है। और यदि आपका टारगेट यूपीएससी 2025 है तो आपके लिए प्रहार 3.0 बैच जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए है, टाइटन 5.0 बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसका फीस अभी 9,499 रुपये है। यदि इनमें से आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए, जिसका फीस अभी 8,999 रुपये है। यदि आप लोग यूपीएससी का कम्बो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट साथ में रहेगा, यदि आपका टारगेट यूपीएससी 2026 है तो आपके लिए संकल्प 3.0 बैच प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका फीस 18,999 रुपये। वहीं यदि आपका टारगेट यूपीएससी 2025 है तो आपके लिए प्रहार 3.0 बैच प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसका फीस अभी 16,999 रुपये। वहीं यदि आपको तैयारी में लग रहा है कि आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली है तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आया है। यदि आप लोग करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना या फिर लखनऊ में है तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पर जाकर मेंटरशिप ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और यदि आप लोग कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड VP1 की यूज करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ओके, ये देखिए डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में जब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप एग्ज़ाम्स के आंसर को लेकर, जो पेपर में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को लेकर कितना श्योर हो। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं और आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, जैसे कि आपने 110 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि पीसीएस में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समीक्षा अधिकारी में 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीसीएस में आपने 120 या 125 के आसपास क्वेश्चन किए हैं और आप ज़्यादातर क्वेश्चंस में श्योर हैं कि मेरे आंसर ठीक है, तो आपका इतना ही स्कोर पर्याप्त रहेगा। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं तब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 135 प्लस के आसपास क्वेश्चन करने ही चाहिए। उसके पीछे कारण है
कि आप कितने भी ज़्यादा श्योर क्यों ना हो, आपके 20 से 25 क्वेश्चन गलत होंगे ही। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा से 145 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन तुक्के में करते हैं, तो तुक्के में भी क्वेश्चन हमारे बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको लेकर हम डाउट में रहते हैं कि यार इसका आंसर ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हमने क्वेश्चन के आंसर देखे तो हमारा दिमाग क्लिक करता है कि हो सकता है ये इसका ऑप्शन रहा हो, और हम उसी पे क्लिक कर देते हैं। तो वो ठीक होता है, वो इसलिए ठीक होता है क्योंकि हमने कभी ना कभी वो चीज़ पढ़ी होती है और हमारे दिमाग को याद होता है, और हम जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन हम उसको क्लिक कर देते हो, ठीक हो जाता है। तो लास्ट में मतलब कंक्लूजन ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस का हो। तो सर अगला क्वेश्चन है, और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखें? जैसे कि जीएस की बात करें तो कई सारे उसमें मतलब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, किस में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए? अच्छा देखो, मेरा मानना है जैसे कि पॉलिटी वाला पोर्शन है, तो पॉलिटी वाले पोर्शन से काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी वाला पोर्शन को आप अच्छे से कर लें, ज्योग्राफी वाले पोर्शन को आप अच्छे से कर लें, साइंस वाले पोर्शन को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लगभग इन्हीं पोर्शन से आपके करीब 55 से 60 के आसपास क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हिस्ट्री की बात मैंने यहाँ पर नहीं की, हिस्ट्री की बात मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं की है, हिस्ट्री में अभी पिछले 2-4 साल से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जिन लोगों का ऑप्शनल भी हिस्ट्री रहा है वो भी उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको हिस्ट्री यहाँ पे स्किप नहीं करनी है, हिस्ट्री को भी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, इन पर अब ज़्यादा फोकस करें। और जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री में जो मुगल प्रशासन है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बुक्स वगैरह हैं, उनके राइटर कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। प्लस पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से आप तैयार करें, कंठस्थ कर लें, क्योंकि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं तो बहुत सारे सीनियर्स लोगों से जो पहले से एग्जाम देते चले आ रहे हैं उन लोगों से आप पीछे हो जाएंगे। मिसलीनियस टॉपिक पे मतलब काफ़ी सारे लोग का कमेंट आया था कि मिसलीनियस टॉपिक जो आते हैं क्योंकि सब्जेक्ट से हट के थोड़ा रहते हैं, उसको कैसे तैयार किया जाए? देखिए, मिसलेनियस के लिए क्या है, आपने अगर घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ी हैं तो घटना चक्र पूर्वावलोकन में लास्ट में सारी घटना चक्र में मिसलेनियस के नाम से कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो मिसलेनियस से पहली बात तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप मिसलेनियस वाला पोर्शन जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा ना करें बिल्कुल कि जितने भी सब्जेक्ट सिलेबस में दिए हुए हैं उनसे अलग हटके मिसलेनियस क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे। जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर ही ज़्यादा फोकस करें। और सर अगला क्वेश्चन है हमारा कि एस्से राइटिंग की अगर बात करें तो एस्से राइटिंग क्या मतलब अभी, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम 4-5 महीने है, तो अभी से स्टार्ट कर दें या फिर एग्जाम के बाद किया जा सकता है, या फिर किन चीज़ों पे अभी से ध्यान दिया जा सकता है? देखिए, अभी जिन लोगों का स्कोर अभी जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का 110 के आसपास रहा है, इसका मतलब यह है कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के करीब है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप मेंस पर अभी से फोकस करते रहें, 1-1.5 महीने तक आप आराम से मेंस पढ़ सकते हैं। आप हफ्ते में 2 एस्से लिखें, और ऐसे के साथ साथ मेंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली है, मुहावरे हैं, कंप्यूटर वाला पोर्शन है, जो कि रटने वाला पोर्शन है, उसको आप अभी से पढ़ते चलें। अगर आप अभी से पढ़ते चलेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जो है आपके पास में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप मेंस में ये वाला पोर्शन अभी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सर, जैसे घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है उसको और लूसेंट को अगर साथ में किया जाए तो क्या आरओ का प्रीलिम्स निकाला जा सकता है? देखिए, जहाँ तक घटना चक्र और ल्यूसेंट की बात है तो इनको पढ़कर, केवल इनको पढ़कर आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन हम ये श्योर होकर नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो ही जाएगा। कुछ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्णवाल की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको मैपिंग वाला पोर्शन और अन्य चीज़ें जो हैं आपकी तैयार हो जाएंगी। अब ल्यूसेंट से आप जैसे साइंस वाला पोर्शन है तो ल्यूसेंट से साइंस और घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लें तो वहाँ से आपका जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा साइंस वाला। पॉलिटी के लिए कुछ टॉपिक्स आपको परीक्षावाणी से पढ़ने चाहिए। परीक्षावाणी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षावाणी में इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जो फैक्चुअल चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती है तो उसको हाईलाइट करके एग्जाम उसमें दिया हुआ है बुक में, तो वो वहाँ से करें। कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। और सर जैसे कुछ लोग आरओ का प्रीलिम्स साथ में दे रहे हैं और उसके बाद पीसीएस का भी प्रीलिम्स लगा है तो साथ में दे रहे हैं, तो उनके लिए कोई सुझाव? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें बनती हैं। अगर आपका यूपी पीसीएस का मेंस पहले से तैयार है
तब तो आप पीसीएस को और आरओ को साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीसीएस का मेंस बिल्कुल भी तैयार नहीं है, मान लीजिए कंडीशन ये बनती है क्योंकि 27 अक्टूबर को पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है और आपका पीसीएस का प्रीलिम्स इस स्थिति में आ जाते हैं कि आप क्वालिफाई करने की स्थिति में हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसी के बीच में पड़ेगा आपको आरओ का एग्जाम, 22 दिसंबर को एग्जाम पड़ेगा आरओ का। तो अब आप पीसीएस मेंस की तैयारी करेंगे या फिर आरओ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे, तो आपके सामने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार पीसीएस का मेंस दे रहे हैं और आपका मेंस पहले से तैयार भी नहीं है, पता लगा ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपका पीसीएस का मेंस भी क्वालिफाई ना हो और आपका आरओ का प्री भी क्वालिफाई ना हो, क्योंकि आप उसको समय नहीं दे पाएंगे। अगर आपका पहले से पीसीएस का मेंस तैयार है तो आप पीसीएस और आरओ दोनों के लिए जाएं। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको इसी साल सिलेक्शन चाहिए हर हाल में, तो आप आरओ पर फोकस करें। और कुछ लोग का क्वेश्चन ये है कि अगर अभी से मान लीजिए जो 4-5 महीने का समय है, अगर यहाँ से सीरियस होकर बहुत पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी प्रीलिम्स निकालने के लिए पर्याप्त समय है। उसके लिए करना क्या है, आपको पिछले सालों के पेपर पीसीएस के और समीक्षा अधिकारी के दोनों के बहुत अच्छे से पढ़ें, ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ें और बार बार इनको रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि केवल याद करने से कुछ नहीं होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और पढ़ने के बाद में जब आप उसको एग्ज़ाम तक ले जा ही नहीं पाए, एग्ज़ाम में उसको परफॉर्म कर ही नहीं पाए, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए चाहे कम पढ़ें लेकिन उसका रिवीजन ज़्यादा करें, वो चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ हो जाएं। अब याद कैसे होंगी? याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो आप उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें या फिर अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन करें, जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो सर करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें पढ़ें? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर करंट अफेयर पढ़ें, तो कितना मतलब मन पुराना पढ़ें कि ताकि हमारे एग्जाम में वो चीज़ें आ जाएं। देखिए, करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स को आपको पीसीएस के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन जैसे कि जीएस 3 का पोर्शन है, जीएस 2 का पोर्शन है, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अब आपको सिलेबस पता होगा तो आप मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप केवल समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहे हैं तब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हर महीने कोई भी एक मैगजीन पढ़ते रहें। अभी जैसे कि क्रॉनिकल मैगजीन आती है, क्रॉनिकल समसमाई की, उसको हर महीने पढ़ते रहें। और जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो एग्ज़ाम के समय में एक तो घटनासार मैगजीन आती है जिसमें पिछले 7-8 महीने का कंपाइलेशन दिया होता है, या फिर घटना चक्र की भी आती है, दृष्टि आंख वाली, वो भी आती है। तो उनको प्लस महीने में जो पतली वाली कोई भी एक मैगजीन है उसको आप पढ़ते रहें, तो करंट अफेयर्स का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए कोई और चीज़ आप बताना चाहें कि प्रीलिम्स के एग्जाम में ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए मैं तो बस एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितनी भी आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना, उनको आप अच्छे से रिवाइज करें। PYQ को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पिछले सालों से पेपर रिपीट नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है कि एज इट इज़ आपको क्वेश्चन वहाँ पे ना मिलें, लेकिन क्वेश्चंस जो है आपको बदली हुई फॉर्म में मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन को आपने इस तरह से पढ़ा है कि आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा है, तो आपको क्वेश्चंस हल करने में वहाँ पर बहुत आसानी होगी पिछले सालों के पेपर से। इसलिए पिछले सालों के पेपर जरूर पढ़ें। एक चीज़ और करें, आप अपने पिछले सालों के पेपर से या फिर घटना चक्र पूर्वावलोकन से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, या फिर अभी जो बात की थी हमने मिसलेनियस की कि मिसलेनियस कहाँ से पढ़ें, जो मिसलेनियस चीज़ें अभी तक पूछी गई हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में एक जगह पर लिख लें, जिससे कि आप उनको इजीली याद कर सकें, बार बार रिवाइज कर सकें। तो ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बस इतना ही करना है, इतनी कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। कोई भी टॉपर्स हो या कोई भी क्वालिफाई करने वाला इंसान हो, कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़ता है, बस वो उन चीज़ों को नए तरीके से पढ़ता है। रिवीजन जरूर करें। और हिंदी के लिए क्या बताना चाहेंगे, कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए? देखिए, हिंदी जो है समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि आप हिंदी में 60 नंबर भी ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पिछले सालों के पेपर यहाँ भी आपको काम आएंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन खरीद लें, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, साथ में उसको पढ़ें। एक चीज़ और करनी है साथ में, जो कि अधिकतर लोग नहीं करते हैं, उनको लगता है कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम हिंदी पढ़ रहे होंगे तो हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता है।
टफ होते हैं, तो हम करते क्या है, उसका विलोम शब्द हमने रट लिया, पर्यायवाची रट लिया या तत्सम तद्भव रट लिया, रट के काम चला लेते हैं। लेकिन हमें केवल रटना नहीं है, हमें क्या करना है, उन शब्दों का मतलब देखना है, अर्थ ढूंढना है गूगल पर सर्च करके। गूगल पर सर्च करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगेंगे। गूगल पर सर्च करके उसको वहीं पे उसका अर्थ लिखते चले जाएं, क्योंकि अधिकतर होता है क्या एग्जाम में, जरूरी नहीं है जो विलोम शब्द आपने जिस शब्द का पढ़ा है किताब में, एग्जाम में भी वही आए, हो सकता है उसका बदला हुआ रूप आए। वो बदला हुआ रूप आप तब कर पाएंगे जब आपको उसका अर्थ पता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर पढ़ें, हरदेव बाहरी की किताब पढ़ें, वासुदेव नंदन की किताब पढ़ें। हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन से वो सारे 6 टॉपिक्स पढ़ें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि एक टॉपिक होता है विशेष विशेषण। तो विशेष विशेषण आप तभी समझ पाएंगे जब आप संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है बताएं, तो क्रिया विशेषण आप तभी बता पाएंगे जब आपने क्रिया पढ़ा होगा। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी पढ़ें। विलोम शब्दों को अच्छे से पढ़ने के लिए आप उपसर्ग प्रत्यय को जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे केवल उपसर्ग को लगा देने से उनका अर्थ बदल जाता है। इसलिए उपसर्ग प्रत्यय को जरूर पढ़ें, क्योंकि हम लोग करते क्या है, सीधे सारी चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। केवल रटना नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट को भी पढ़ें। आपने पिछले साल के 2021 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन थ्योरी से भी पूछा था कि अंतर विशेषण को कामता प्रसाद ने निम्नलिखित में से क्या कहा, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थ्योरी से पूछा गया था। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमें यह समझना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम सारे टॉपिक्स की थोड़ी सी 2-4 लाइन में या 2-4 पैराग्राफ में थ्योरी दी होती है एग्जाम में, उस थ्योरी को भी पढ़ें। तो ये सब करना है हिंदी के लिए। और अगर निबंध की बात करें, जैसे मान लीजिए जिनका प्रीलिम्स थोड़ा बहुत तैयार हो गया है, अगर निबंध भी साथ में करना चाहते हैं तो क्या सोर्स उसके लिए मतलब फॉलो करें, बुक्स वगैरह या न्यूज़पेपर के माध्यम से? देखिए क्या करना है निबंध के लिए, मैंने जो है निबंध के लिए कई बार वैसे बताया भी है। अधिकतर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर एक तो साहित्य पर, कृषि पर, आपदा पर, पर्यावरण पर, इन पर निबंध हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, इनसे संबंधित डेटा आप कलेक्ट कर लें, जो भी कंटेंट है आप कलेक्ट कर लें। अब कंटेंट वो कलेक्ट करेंगे कहाँ से? जनसत्ता का एडिटोरियल आता है, वहाँ पर इन टॉपिक्स से रिलेटेड जब भी कोई एडिटोरियल आए उस एडिटोरियल को पढ़ें और वहाँ से आप कुछ चीज़ों को निकालकर, कंटेंट को निकालकर लिख लें या फिर उस एडिटोरियल को सेव कर लें। दूसरी चीज़, निशांत जैन सर की एक बुक आती है, 101 निबंध का संग्रह करके कुछ नाम है, ब्लू कलर की बुक है, उस बुक को आप पढ़ लें। उस बुक को ही क्यों पढ़ना है, और भी बहुत सारी निबंध की बुक्स हैं, और जो निबंध की बुक्स मिलेंगी उन बुक्स में जो है किताबी भाषा लिखी हुई है, लेकिन इस बुक में किताबी भाषा नहीं लिखी हुई है। इसमें उन सारे लोगों के निबंध हैं जिन्होंने अपनी तैयारी के दौरान वो निबंध लिखे थे, तो वो रियल निबंध हैं। उन सारे निबंध को आप पढ़ें तो वहाँ से आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको किस पैराग्राफ को कहाँ पे ख़त्म करना है, पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कैसे लिंक करना है, ये सारी चीज़ें उन निबंध को पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। मैंने खुद वहीं से निबंध पढ़े थे और निबंध में मुझे अच्छे खासे नंबर भी मिले थे। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज इस एग्जाम में कितना हेल्पफुल रहता है? और अगर टेस्ट सीरीज लगाएं, मान लीजिए कई बार क्या होता है टेस्ट सीरीज लगाते हैं स्टार्टिंग में नंबर उस तरीके नहीं आते हैं, या फिर अगर टेस्ट सीरीज लगाने के बाद किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, बाद में अगर हम उसको हल कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से देखना चाहिए? देखिए टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या करना है, हमें 2 चीज़ें हैं। एक तो घटना चक्र जो पूर्वावलोकन बुक है, आप उसको भी एज ए टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं। मैं उसको ही टेस्ट सीरीज यूज़ करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले सालों के पेपर हैं। अगर आप उसको एज ए टेस्ट सीरीज यूज करेंगे तो आप एग्ज़ाम, जो आयोग के एग्ज़ाम पूछने का पैटर्न है, उस रियल पैटर्न को आप पकड़ पाएंगे। आप उसको एज ए टेस्ट सीरीज कैसे यूज करना है, जब भी आप करें एक छोटा सा पेपर ले लें कार्ड टाइप का, उस पर आप जो ऑप्शंस को छुपा लें और तब उसको केवल क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन पढ़ें और जानने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि हम टेस्ट सीरीज में करते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आंसर नहीं दिया होता है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लें उसके बाद में आप कोई भी टेस्ट सीरीज लें, ऐसी टेस्ट सीरीज लें जो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देती है, जो अच्छे से चीज़ों को समझाए, क्योंकि अधिकतर मार्केट में ऐसी टेस्ट सीरीज मिलती हैं कि अगर सी आंसर है तो सी आंसर के बारे में थोड़ा सा लिखा होगा और ख़त्म हो गया एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बाकी के 3 ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी दी हो, जिससे कि अगर एग्जाम में उन 3 ऑप्शन के बारे में भी कुछ आए तो आप क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में रहें। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं। टेस्ट सीरीज तो हेल्पफुल होती है क्योंकि आप जो है उससे टाइम मैनेज करना सीखते हैं, क्वेश्चन को कैसे
टैकल करना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट है, वो करनी है आपको। जैसे सर एस्से के लिए कुछ लोग का क्वेश्चन है कि एस्से अगर मान लीजिए हम लिखना स्टार्ट करें, जैसे आपने बताया कि हफ्ते में आपको 1-2 एस्से लिखना चाहिए, तो अगर एस्से लिख रहे हैं तो कैसे मतलब पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट हमारी धीरे धीरे मतलब हो रही है? देखिए सुनिए, ऐसे लिखना इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था। अब ऐसे आसान लिखना क्यों है? हो सकता है इस पे भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे कि लोग सेलेक्ट होने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देखिए, जब भी आप ऐसे लिखना बैठें तो आप ज़्यादा कुछ भी ना सोचें। आप बहुत आसान भाषा में उससे संबंधित कोई भी कहानी सोचें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको साहित्य पे ऐसे लिखना है, ठीक है? मैं अपनी थोड़ी बताता हूँ। 2017 में जब मैंने पहली बार ऐसे लिखा था तो मुझे ऐसे लिखना नहीं आता था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। जब मैं ऐसे लिखने के लिए बैठा तो साहित्य पर ऐसे लिखना था मुझे। मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, साहित्य के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ी देर सोचने लगा तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया, मैंने कहानी बना के उसमें लिखी। वो कैसे लिखी कि एक दिन की बात है, मैं लखनऊ स्टेशन पर उतरा। लखनऊ स्टेशन पर जैसे ही बाहर आया तो बाहर देखा मैंने बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। वहाँ पर बहुत सारी किताबों के बीच में मेरी एक किताब पर नज़र पड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये किस प्रकार का साहित्य है। तो मैंने सोचा क्या इसी प्रकार की किताबों को साहित्य कहते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं कि साहित्य क्या है। ये मैंने आपको एक चीज़ बताने का प्रयास किया कि आप स्टोरी को कैसे लिंक कर सकते हैं, आप अपना साहित्य कैसे शुरू कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण पर निबंध आ जाए तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ समय पहले की बात है, मेरी भाभी जी हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। तभी डॉक्टर बाहर से आते हैं, हम सब लोग बहुत उत्साहित थे कि वो बताने वाली हैं कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की। तभी डॉक्टर हमको आके बताते हैं कि लड़की पैदा हुई है। सभी लोगों के चेहरे निराशा से नीचे की ओर झुक गए। फिर मैं सोचने लगा कि आखिर लड़की के बारे में बताने के लिए इन सबके चेहरे निराशा से क्यों झुक गए? क्या लड़की पैदा होना पाप है? आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्यों महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप खुद कहानी बना के लिख सकते हैं। आपको कोटेशन याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको कहानी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खुद इनोवेटिव चीजें लिखें। अगर आप इस तरह से ऐसे लिख कर आएंगे तो ऐसे पढ़ने वाला भी समझ जाएगा कि उसने किताब से रटा हुआ ऐसे नहीं लिखा है, खुद समझ कर लिखा है, और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। जब कोटेशन वगैरह की बात करें तो कहाँ से मतलब ये खोजना चाहिए, कहाँ से लिखना चाहिए? जैसे कि मैंने निशान जैन सर की बुक बताई है अभी, उसमें बहुत सारे कोटेशन दिए हुए हैं। आपने अगर पहले से सोच रखा है कि मुझे साहित्य पर, एग्रीकल्चर पे, जहाँ जहाँ पे जिन जिन टॉपिक्स पर निबंध लिखने हैं, तो उनसे संबंधित 3-3, 4-4 आप कोटेशन पहले से लिख कर रख लें और उनको बार बार याद करते रहें, जिससे कि आप आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, मेंस के जो कुछ टॉपिक होते हैं हिंदी के मान लीजिए बात करें तो उसके लिए कोई बुक्स वगैरह आती है या कैसे उसका मान लीजिए तैयारी अगर अभी से थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बुक्स? देखिए, मेंस में जैसे कि जो हिंदी आलेखन वाला पोर्शन है उसमें लेटर्स होते हैं और प्रशासनिक शब्दावली होती हैं, निबंध वाला मुहावरे होते हैं, और कंप्यूटर वाला पोर्शन होता है। तो इसके लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन की हिंदी आलेखन, जो समीक्षा अधिकारी मेंस की बुक है, उसको ले सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप उसको याद करें, ठीक है? बस वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अभी आप फिलहाल में प्रशासनिक शब्दावली या फिर कंप्यूटर या मुहावरे, इनको जरूर अच्छे से रट लें, क्योंकि इनको आप एग्जाम के बाद नहीं कर पाएंगे अच्छे से। लेटर वाला पोर्शन ऐसा है कि आप 15 दिन में अच्छे से मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे। 8 लेटर हैं, 8 में से 2 तो कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, प्रतिवेदन और टिप्पणी, लेकिन उस करना उसको भी तैयार है। बचे 6 को आप अच्छे से रट लें, उन्हीं 6 में से 3 पूछे जाएंगे, आराम से आपका ईजिली हो जाएगा पोर्शन। और अगर इन बचे 4-5 महीने जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है उसके पहले आपको सुझाव देना चाहेंगे इन 3-4-5 महीनों में छात्र क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें ना करें कि ताकि मतलब एग्ज़ाम में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या ना करें, अभी तक जो आपने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें, उन्हीं सोर्स पर फोकस करें। ये समय सोर्स बदलने का बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने सोर्स ना बदलें। जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको बार बार रिवाइज़ करें। जो आपने नोट्स बना रखे हैं पहले, उन नोट्स को एनरिच करते चलें। उनसे संबंधित जो भी नई चीज़ें आपको मिलती हैं उसको ऐड कर लें। करंट अफेयर्स की कोई भी नई चीज़ें मिलती हैं उनको आप ऐड करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितने भी लोग अब समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीधी सी बात है उनमें से अधिकतर लोगों ने 11 फरवरी को एग्ज़ाम दिया ही होगा। तो 11 फरवरी तक उन्होंने तैयारी की ही होगी। तो अब जो वो कर रहे होंगे वो रिवीजन ही कर रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, नई चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें। एग्ज़ाम को निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि हिंदी वाले पोर्शन में अगर आप 55+ नंबर ले आते हैं
और यहाँ पर आप 75 से 80 के बीच में आप नंबर ले आते हैं जीएस में, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार तो पोस्ट भी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, इसलिए आप जो है भटकाव से बचें, इधर उधर समय वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, बस यही सारी चीज़ें हैं। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला सर। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, सर का भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर अभी जैसे सर ने बहुत सारी बातें आप लोग को बताई, इसी तरीके और भी चीज़ें वहाँ पर आप लोग को गाइड करते रहते हैं परीक्षा से संबंधित, जैसे आरओ से संबंधित या फिर पीसीएस से संबंधित क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो सर के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सर के चैनल का नाम है तैयारी विद रविकांत, सर के चैनल का भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। ओके, तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।